नई शिक्षा नीति, पुरानी नीति, ये बड़े अंतर्द्वंद्व के विषय हैं। क्योंकि जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं वो तो जानते हैं, जो लोग या प्रशासन से जुड़े हैं वो लोग जानते हैं कि किस तरह से कमीशंस बने और किस तरह से अमेंडमेंट्स हुई। लेकिन कुछ नए नए जो जिज्ञासु विद्यार्थी हैं या स्कॉलर्स हैं वो एक तरह से कंफ्यूज हो सकते हैं या असमंजस की स्थिति में हो सकते हैं कि क्या नई शिक्षा नीति में होने वाला है, क्या पुरानी शिक्षा नीति में गलत था, तो क्या जो हम पढ़ के आज टीचर लगे हम तो पुरानी शिक्षा नीति के पढ़े हुए, क्या हम गलत ही पढ़े हुए हैं, है ना। तो वेद में एक जगह आता है किम अहम साधु ना अकुर्वम, क्या हमने जो आज तक किया वो अच्छा नहीं किया। किम हम पापम अकुर्वम, क्या हम अत्याचार या पाप ही करते रहे। तो ऐसा विचार आना और अपने को कभी कभी उस स्थिति में डाल करके मूल्यांकन करना, ये भी आज का विषय है कि कितना कुछ जो हमने किया क्या हम गलत ही करते रहे। तो जब मैं अपने भारतवर्ष की बात करती हूँ और यहाँ की शिक्षा की बात करती हूँ तो सबसे पहले जो मन में आता है, सबसे पहले जो हमें प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये शिक्षा होती क्या है, इस शिक्षा की आवश्यकता क्या है, क्यों हम शिक्षा के लिए अपने को प्रेरित करते हैं या शिक्षा के साथ अपने को जोड़ करके हम अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो उसको करने की आवश्यकता क्या है, फिर उसके परिणाम क्या है, उसका विजन, उसका उद्देश्य क्या है, उसको करने का तरीका क्या है और उसको करने के तरीके के उसके परिणाम और फिर उसका क्रियान्वयन, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, सीखे हुए ज्ञान की इम्प्लीमेंटेशन क्या है। तो ये सारे सवाल हमारे सामने आकर के खड़े होते हैं। जैसा कि मैडम ने हिंट दे दिया, अर्चना जी ने, कि हमारा जो नया सिस्टम है 5-3-3-4, ये ईयर स्लैब्स हैं, ये वर्षों के अंतराल हैं जो कि एक एक स्टेप वाइज जिसकी कोशिश की गई है। पहले भी ऐसी कोशिश की गई थी। जब कोठारी कमीशन और स्वतंत्रता के पश्चात जब स्वतंत्र शिक्षा नीति की बात चली तो कोठारी कमीशन और वो सब कमीशन बैठाए गए। उस समय कुछ नीतियां निर्धारित हुई, कुछ विषय निर्धारित हुए और उन विषयों में पाठ्यक्रम बनाए गए, उनका शिक्षा तंत्र बनाया गया और उसका परीक्षा तंत्र बनाया गया और उसको किस तरह से आगे समाज के साथ जोड़ करके उसमें रोजगार के अवसर भी होंगे, उसमें सेवा के अवसर भी होंगे, ये सारी नीतियां अवश्य बनी थी। ये बातें उस समय भी विचार में थी। लेकिन जो कुछ बना उससे अभी कोई ज्यादा समय नहीं हुआ, 35-40 साल का समय ही बीता है। निरंतर इस पे सेमिनार होने शुरू हो गए, लगभग 20 साल इस पे सेमिनार होते हुए भी हो गए हैं कि हमारा तंत्र ठीक है, हमारा तंत्र ठीक नहीं है, हमारा शिक्षा तंत्र ठीक है या हमारा परीक्षा तंत्र ठीक है या उसके पश्चात उसकी समाज में उसकी आवश्यकता कितनी है और वो डिग्रियों की वैल्यू कितनी है। क्योंकि ये जितना शिक्षा तंत्र था ये सारा डिग्री ओरिएंटेड था कि एक लेवल तक आप उतना समय लगा लीजिए तो उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट, एक प्रपत्र मिल जाएगा जो डिग्री के रूप में होगा और उसको लेकर के आप उसको कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके आधार पर आप अपने को शिक्षित या एजुकेटेड अपने पे एक मुहर लग जाती है, स्टैंप हो जाती है, ऐसा। तो ये शिक्षा पे इतनी नीतियां बनने के बाद इतने देर से विचार होता रहा और विचार हो करके कार्यान्वयन नहीं हो पाया और पिछले 3-4 सालों से जो एक एक्सेसिव एक्सरसाइज चली कि अब हर समाज के हर वर्ग से उसमें विचार लिए गए, उनके सर्वे कराए गए, स्कूल लेवल के अलग,
कॉलेज लेवल के अलग, यूनिवर्सिटी लेवल के अलग, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन के अलग, और जो इंस्टीट्यूशंस बड़े अच्छे काम कर रहे हैं जैसे IIT IIMs जिनका नाम आज आता है, तो उनके सब जगह से जब विचार आए तो कहीं भी कोई संतुष्ट हो ऐसा नहीं माना गया। कोई भी इंस्टीट्यूशन, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, चाहे वो सेमी एडेड इंस्टीट्यूशन हो, सब इसी तंत्र में लगे हुए थे, लेकिन किसी ने अपने आप को बहुत संतुष्ट नहीं समझा। जिसने टेक्निक में अपने को आगे पाया तो उसने शायद ह्यूमन वैल्यूज में पीछे पाया होगा। जिसने आर्ट में अपने को आगे पाया तो उसने समाज के और तबकों में अपने को कम्प्लेक्स या कुछ इंफीरियर महसूस किया होगा। तो ये सब तरह की भावनाएं आगे कहाँ जाकर के जाती हैं, ओवरऑल समाज को एंजाइटी, डिप्रेशन और असंतुष्टि की भावना की तरफ लेके जाती हैं। अब हम विचार करते हैं कि ये स्थिति सबको पता है, और कोरोना काल में तो ये स्थिति और भी भयावह हो गई कि जिसमें 2%, 4%, 10% जो फायदा हो रहा था वो भी सारा क्या हो गया, उस पे भी विराम आ गया, उतना भी स्थगित हो गया सब। और ऑनलाइन और उस तरह से कुछ कोर्सेज लेकर के, कुछ सिद्धांत जो हैं उनको शिथिल करके, कुछ परीक्षा तंत्र को शिथिल करके तो बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। लेकिन जिसके जो परिणाम हैं, चाहे वो दुष्ट हैं चाहे वो अच्छे हैं, कुछ अच्छे भी हैं कुछ खराब भी हैं, वो सब हमारे सामने है। लेकिन इसी बीच में नई शिक्षा नीति पर विचार जो था वो और प्रबल हो गया कि अब अगर मौका है रीडिजाइन करने का तो हम क्यों ना इसको अमूलचूल ऐसा कर दें कि जिससे आगे की पीढ़ियां याद रखें कि अब क्या आवश्यक थी और हमने इसको क्यों ऐसा किया। तो पहले पुरानी नीति में देखना पड़ेगा कि कोठारी कमीशंस ने जो रिकमेंडेशंस दी थी, जिसके आधार पर सारे इतने साल हमने लगाए हैं, उसमें एक क्या कमियां थी। उसमें सबसे बड़ी कमी ये थी, ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कभी नहीं थी, ये सोसाइटी के बेनिफिट के लिए कभी नहीं थी, ये एक विषय में एक गंभीर चिंतक पैदा कर सके ऐसी भी नहीं थी। एक सामान्य ज्ञान के बाद डिग्री बंटने की जो व्यवस्था हुई, उस सामान्य ज्ञान ने बहुत से नुकसान किए। तो हम ये कहते हैं कि ऐसी ये क्यों थी, इसका क्या कारण था ऐसा। एक्चुअली इसमें जो कोर्स डिजाइन किए गए, जो ढंग डिजाइन किया गया, तो उसको हम अगर सही मायनों में कहें, माफ करना ये थोड़े कठोर लग सकते हैं किसी को शब्द, ये वास्तव में कोई शिक्षा नीति थी ही नहीं। ये शिक्षा के आधार पर शिक्षा आभास था। कोई चीज अगर सत्य में नहीं है, उसका आभास तो कराती रहेगी, लेकिन उसका फल कभी नहीं देगी। इसको हम कैसे कह सकते हैं? संस्कृत में विद्वानों ने इसको कहा है कि ये चित्रस्थ धेनु की तरह है। ये मायावी जैसे धेनु होती है, चित्रस्थ धेनु है कि किसी एक कैनवास पे एक चित्र बना दिया, उसमें गाय का चित्र बना दिया, जो भी देखेगा उसको गाय बोलेगा, लेकिन वो गाय क्या कभी दोहने के लिए तैयार होगी? वो गाय क्या कभी दूध देगी? वो गाय क्या कभी फल देगी इच्छित? नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि वो गाय है ही नहीं है। वो गाय के नाम पर गाय का चित्र है, गाय का आभास है। वो चित्र हमें आभास तो कराएगा कि ये गाय है, लेकिन जब हम उससे कुछ प्राप्ति करना चाहेंगे तो वो मौन हो जाएगी, वो गौण हो जाएगी, क्योंकि उसमें वो तत्व है ही नहीं, उसमें वो जीवात्मा नहीं है, उसमें क्षमता नहीं है प्रोजेनी की, उसमें क्षमता नहीं है बालक देने की, उसमें क्षमता नहीं है दूध दही और पदार्थ देने की। यही हाल हमारी इस शिक्षा नीति का था, जिसको पहले हमें स्वीकार क्यों करना पड़ा? क्योंकि स्वतंत्रता के बाद हम फिजिकल तो स्वतंत्र हुए थे,
लेकिन मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाए थे। हम पर अभी भी उन्हीं का ही प्रभाव था जिन लोगों ने हम पे लगभग 300 साल शासन किया हुआ था। तो इसलिए इस शिक्षा नीति के बाद कौन तैयार किसके लिए है? सर्विस। मतलब हम नौकर बनने के लिए तैयार हो गए। हम ज्ञानवान नहीं बने, हम नौकर बनने के लिए तैयार हो गए। जैसे अंग्रेजों ने एक सामान्य ज्ञान दे करके यस नो थैंक यू ये सब कह करके एक बाबू की कैटेगरी बना ली थी अपने लिए, अपने काम के लिए। तो उस तरह अपने जाने की आने के बाद भी उसी तरह ये सिस्टम चलता रहे, ऐसा कमीशन हम पे क्या कर दिया गया? इनफोर्स कर दिया गया। ये हमारा स्वीकार किया हुआ कमीशन नहीं था, ये हमारी स्वीकार की हुई या हमारी मन से हर्ष से अपनाई हुई शिक्षा नीति नहीं थी, ये हम पे इम्पोज्ड थी। क्यों? क्योंकि उस समय हम अभी बनाने के लिए मानसिक रूप से तैयार ही नहीं थे, क्योंकि दो अंतर्द्वंद्व चल रहे थे। कहाँ हमारी एक उच्च परंपरा, गुरुकुल की परंपरा, 1:1 की परंपरा, एक श्रेष्ठ भारत की परंपरा, नालंदा, तक्षशिला ऐसे विश्वविद्यालयों की परंपरा जहां हमारे पास थी, उससे ये कहीं भी मैच नहीं खाती थी। इसलिए ये अंतर्द्वंद बहुत देर तक चलता रहा। हम लोग इसके चाहे कहो शिकार हुए, चाहे कहो कि हम बाय फोर्स इस तंत्र के अंतर हमें जाना पड़ा। लेकिन जिन लोगों के पास वैल्यूज थी, जिन लोगों के पास वो पुराने वैल्यूज थी, पुराने संस्कार थे, चाहे वो अपने घर से हों, चाहे वो अपने समाज से हों, चाहे वो उस तरह के गुरुजन, वो भी तो अपॉइंटेड थे, सब तरह के अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, तो इस तरह के गुरुजनों से चाहे हम प्रभावित थे, तो फिर भी ये तंत्र जो है ये चलता रहा और बिल्कुल नकारा नहीं साबित हुआ, कुछ ठीक भी चला। लेकिन अब आवश्यकता ऐसी आ गई, जब जो भी कोई बीए कर लेगा या एमए कर लेगा, उसके बाद वो कहता है मुझे नौकरी चाहिए। जी नौकरियां हैं नहीं है। नौकरियां क्यों नहीं है? नौकरियां इसलिए नहीं है कि शिक्षक ज्यादा हो गए, शिक्षार्थी कम हो गए, शिक्षा स्थान कम हो गए, शिक्षा का इम्प्लीमेंटेशन कम हो गया। हम एक ही तरफ को जाना चाहते हैं। हमने मल्टी डायमेंशनल जो हमारा समाज में रोल था, उसको हमने क्या किया? भुला दिया। गुरुकुलों में एक बालक इस तरह का तैयार होता था जो कि सब विषयों में थोड़ी थोड़ी रुचि रखता था और वो कोई भी विषय अपना लेता था। तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ के चैलेंजेस हमारे सामने क्या आए? अब मैं थोड़ी सी बात इन चीजों पे कहूंगी कि हमें क्यों जरूरत पड़ी इसकी। तो और उसमें भी क्योंकि हमारा विषय म्यूजिक है, म्यूजिक, फाइन आर्ट्स, डांस, ड्रामा, लैंग्वेज और आप समझिए फिलॉसफी, ये विषय हमें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं थी। ये विषय हमारे शिक्षा नीति में ये विद इन द एजुकेशन ही हमारे पास थे। लेकिन इनका जब माइनस हुआ तो चाहे कितना बड़ा आईआईटी का इंजीनियर हो जाए, चाहे कितना बड़ा इवन डॉक्टर हो जाए, जब तक एथिक्स नहीं है, जब तक वैल्यूज नहीं है, जब तक मानवीय गुण नहीं है, तब तक वो क्या करता है? खास तौर पे जो एमबीए करते हैं, ये एमबीए अभी 4th ईयर में आए हैं, 4th सेमेस्टर में आए हैं, लेकिन उसी समय हो जाता है कितने का पैक मिला, कितने के पैक में आप गए, और जिसको जरा ज्यादा पैसे मिल गए उसके सिर पे मुकुट लग गया कि जी हमारे इंस्टीट्यूशन से जो विद्यार्थी गया है वो 12 लाख सालाना पे गया है या 15 लाख सालाना पे गया है। ये नहीं किसी ने सोचा वो मनुष्य भी बन के गया है कि नहीं। वो जिस कंपनी में जाएगा उस कंपनी में क्या वो पैसे ले करके उसको बरतना भी जानेगा? अपने परिवार में लगाना है ये पता है, अपने पे लगाना है ये पता है, समाज पे लगाना है ये पता है, और जो आपको जॉब असाइन हुई है उसमें कोई एक संस्कार, एक समाज, एक इंस्टीट्यूशन का हित भी करना है ये भी क्या पता है? तो ये दोनों तरफ से, इसीलिए क्या होता है
कि आप देखिए आज वो इस कंपनी पे था, उस पे छोड़ दिया क्योंकि दूसरे में 50,000 ज्यादा मिल रहे थे, तीसरे पे चले गए क्योंकि उसमें बॉन्ड कुछ और बना दिया, लाख रुपया और दे दिया और कहा कि आप 4 साल अब यही काम करोगे। मतलब हम लोग क्या होते जा रहे हैं, हम लोग हायर्ड होते चले जा रहे हैं। हम लोग शिक्षा पा करके भी स्वतंत्र नहीं, शिक्षा पाकर के भी हम गुलाम ही होते चले जा रहे हैं, जिनमें हमारी वैल्यूज, जिनमें हमारे एथिक्स, जिसमें समाज हमारा जुड़ता है, वो सारी बातें जो है वो एक तरफ होती चली जा रही है। और तो और ये नया तंत्र और चला है, हम अपने को ग्लोबलाइज्ड समझ रहे हैं कि हम ग्लोबल सिस्टम में तभी काम कर रहे हैं, कुछ ऐसी कंपनियों के साथ हमारे सहयोग हो गए, बहुत बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन हम अपनी रूटीन खो गए। वहां लॉग इन टाइम क्या है, 12 बजे, 12 बजे से 4 बजे तक काम हो रहा है। फिर वो क्या होता है, ऐसा विद्यार्थी जो ऐसी कंपनियों में बड़ा अफसर भी है, वो हिंदुस्तान के टाइम में तो वो उसको दिन रात हो गया, रात दिन हो गया, तो रात को वो नौकरी करता है क्योंकि वो किसी काबिल वैसे नहीं है, दिन को क्योंकि उसको रेस्ट करना, उसकी रात दिन हो गई है, तो दिन उसका रात हो गई है, तो दिन को उसको रेस्ट करना है, और एंजाइटी उसको अलग तरह की है। क्या उम्मीद करेगा समाज उससे, और क्या वो कंट्रीब्यूट करेगा अपने समाज को, अपने भारत को, अपने राष्ट्र को। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है, ये शिक्षा नीति में बदलने की आवश्यकता बहुत बड़ी भारी थी, ये चैलेंजेस थे हमारे सामने। फिर एक हमारा जो चैलेंज था वो ये टेबल तैयार किए गए। तो क्या टेबल तैयार किया गया कि पहले तो म्यूजिक, आर्ट्स, लिटरेचर हर एक कॉलेज में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने वाले हैं, हमारे जितने भी हमारे नैतिक मूल्य हैं उनको ये उसका ज्ञान कराने वाले हैं। किस तरीके से? ऑटोमेटिक होम्योपैथिक तरीके से। वहां उपदेश नहीं दिया जाता, संगीत में हम किसी को उपदेश नहीं देते, लेकिन बंदिशें ही हमारी ऐसी होती हैं कि जिनको गा गा करके ऑटोमेटिकली कंसंट्रेशन बढ़ती है, एक चीज एनर्जी बढ़ती है, दूसरी चीज शारीरिक क्षमता बढ़ती है, तीसरी चीज और हम स्वस्थ प्रसन्न रह करके कोई कार्य करते हैं, चौथी चीज। और जिस ज्ञान की जिसको हम उपदेश के द्वारा भी नहीं बता पाते, उसको हम गाने आने में आराम से कहे जाते हैं, नेक चाल चलिए चतुर, प्रभु सो डरिए, गर्व ना करिए, ना ही भरोसा या नर तन का। क्या कहती है तोड़ी में बंदिश है ये। तो ये सारी बातें हम क्या करते हैं, हम आर्ट कल्चर में यूं ही कह देते हैं। लिटरेचर, हमारे पास इतना विशाल साहित्य है, आप हिंदी में पढ़िए, पंजाबी में पढ़िए, अंग्रेजी में पढ़िए, और दक्षिण भाषी भाषाओं में पढ़िए, हर एक बात में इतनी खूबसूरती है, हर एक भाषा में इतनी खूबसूरती है। नए तंत्र ने क्या किया था कोठारी कमीशन में, सारी भाषाओं के ऊपर एक अंग्रेजी आई थी। हमारे बच्चे अंग्रेजी से ही डरते रहे। आप कोई रिजल्ट निकाल के देखिए, विशेषकर उत्तर भारत में, मैं उत्तर भारत की विशेष बात करूंगी कि मेरा समय ज्यादा उत्तर भारत में बीता है स्कूल कॉलेजों में। तो वहां बच्चा की कंपार्टमेंट आ रही है कॉलेज लेवल में, मैं किसकी, अपने सब्जेक्ट तो निकल गया था, अंग्रेजी में फेल हो गया। तो वो भाषा जो कभी हमारी थी ही नहीं, हमें फोर्स किया गया कि हम उसी भाषा में जरूर पढ़ें, उसी भाषा में जरूर एक्सप्रेस करें, और उस भाषा में अपनी बात भी कहने के लिए हम क्या हो गए, हम तरसने लगे, और डिप्रेशन अलग आने लगा। बच्चा एक बार अंग्रेजी में फेल होता है, 2 बार, 10वीं 12वीं में बच्चे पास ही नहीं होते। पंजाब में विशेष तौर से अंग्रेजी का ऐसा हवा बना हुआ था। तो अब ये भी सोचा गया कि मल्टी लैंग्वेज जो है वो होना चाहिए, और विशेषकर क्षेत्रीय भाषाएं, जिस भाषा में मुझे बात समझ आती है मुझे उसमें समझाओ ना। मुझे 2:4 नहीं समझ में आता, मुझे 2-2-4 समझ में आती है, तो मुझे 2-2-4 समझा दीजिए। मतलब तो मुझे गणना से है ना, मतलब मुझे अंग्रेजी में राइम बोल करके सीखने से नहीं है। ये अब महसूस किया गया, और बहुत महसूस किया गया, क्योंकि आमतौर पे पेरेंट्स को यही शिकायत होती थी कि जी हमारे बच्चों को बस टेबल्स नहीं याद होते।
तो मैंने, जिस चीज से मेरा भी ताल्लुक, तो मैं कहती थी आपकी भाषा कौन सी है, पंजाबी, कोई बात नहीं, एक दूनी दूनी दो दूनी चार पढ़ाओ, बच्चा तीसरे दिन पढ़ जाएगा सारे के सारे। दो एकम दो, दो दूने चार पढ़ाओ, सब बच्चा समझ जाएगा। हम तो 2:2 2:4, आज तक जिन्होंने ये पढ़ा है वो कैलकुलेट नहीं कर पाते। वो तो गनीमत है कि आज कैलकुलेटर आ गए हैं, तो छोटी 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 संख्या भी हम क्या करते हैं, छोटी छोटी संख्या भी हम कैलकुलेटर पे डिपेंडेंट हो करके, मोबाइल या जहां भी, अब तो सब जगह उपलब्ध है, हम उससे करते हैं। इससे क्या हुआ, इससे हमारी बुद्धि विकसित नहीं हुई, इससे हम क्या हो गए, और गुलाम हो गए सिस्टम के किसी। तो ये महसूस किया गया कि एक तो आर्ट एंड कल्चर को इंट्रोड्यूस किया जाए। इसीलिए आज क्या है, आईआईटी में चाहे पढ़ रहा हो, चाहे आईआईएम कर रहा हो, चाहे कोई एम्स कर रहा हो या आयुर्वेदिक कर रहा हो, सबके लिए चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो आया है, उसमें ये जिम्मेवारी हो गई है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी विषय जो है उसको एज सब्जेक्ट वो ले सकता है। लेकिन उस लेने के काबिल होने के लिए जो हमारा 5 साल का और 5-6 से 8 साल का, जो 9 से 12 साल का ये जो स्लैब है, उसमें कमी कर दिया गया है। तो क्यों, बच्चा खेलते खेलते कुछ भी कर लेगा, कुछ भी सीख जाएगा, गाना भी सीख जाएगा, कविता भी सीख जाएगा, एलोकेशन भी सीख जाएगा, खेलना भी सीख जाएगा, कूदना भी सीख जाएगा, सब कुछ हंसते खेलते वो कर लेगा। तो इसलिए जो स्कूल का सिस्टम है वो उसको जब मजबूत करेगा तो आगे जा करके, चाहे हम साइंस पढ़ रहे हों, चाहे हम आर्ट्स पढ़ रहे हों, चाहे हम सोशल साइंसेस पढ़ रहे हों, ये विषय जो है वो कोई भी अपना हॉबी से ऑप्ट कर सकता है। तो हॉबी से ऑप्ट करने से क्या होता है, उसको उसके क्रेडिट नहीं मिलते। तो कई बार पेरेंट्स ही कह जाते हैं ये कोई तेरा विषय है जिसपे तू लगा हुआ है, इसमें लेकर के आगे कैरियर कहाँ जाएगा। तो वो कैरियर की बार जो है वो नई पॉलिसी में हमने हटा दी हुई है, और इसमें कोई भी किसी भी सब्जेक्ट को ले सकता है। अब यहाँ पे जिम्मेवारी बढ़ जाती है अभिभावकों की भी, टीचर्स की भी और लर्नर्स की भी, क्योंकि हमें अभी तक आदत ये थी। हाँ, एक इसका और जो था विजन क्या था कि नई एजुकेशन पॉलिसी जो है वो हायर एजुकेशन तक एक वो वर्टिकल उसकी ग्रोथ हो, ना कि हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हो। तो वर्टिकल ग्रोथ होने से क्या है कि अगर हम शुरू से ही उसको मल्टी डायमेंशनल बच्चे को लेकर के चलेंगे तो वो आगे भी आगे अच्छा चलेगा। हम लोग क्या करते थे अभी तक, दर्जा 8 बीता नहीं तो बच्चे को एक स्ट्रीम में झोंक दिया। अब जिसने मेडिसिन लिया है उसको कोई मतलब नहीं है किसी दूसरी चीज से, ना वो बच्चा खेलता है, ना वो बच्चा कुछ और लिटरेचर पढ़ता है, ना म्यूजिक, तो खैर बहुत दूर दूर की बातें हैं कि इसको कह रहे हैं कि ये तो सत्यानाशी विषय, टाइम कंज्यूमिंग बहुत होती है इसमें, तो ये कह करके म्यूजिक के तो पास ही नहीं पटकने दिया जाता उसको। तो इस तरह से अब होता क्या है, बच्चा स्कूल में तो जो पढ़े ना पढ़े, पेरेंट्स को टेंशन हो जाती है ट्यूशन में कहाँ जा। अब ट्यूशन सिर्फ एक लर्निंग का पॉइंट नहीं है, स्टेटस सिंबल भी बन गए। हमारा बच्चा तो उनकी ट्यूशन में जाता है, हमारा बच्चा तो उनकी ट्यूशन में, स्कूल में भले जाए ना जाए। तो ये हमने क्या किया, इंस्टीट्यूशन के ऊपर इंस्टीट्यूशन एक और लाद दिया बच्चे के ऊपर। कितना स्ट्रेस है उस बच्चे को, अगर स्कूल में उसको ठीक से पढ़ाया जा रहा है तो क्यों उसको जरूरत है ट्यूशन पे जाने की, क्यों पेरेंट्स उसको प्रेशराइज करते हैं। और कई बार पेशेंट प्रेशराइज नहीं भी करते, बच्चा समाज में ऐसी होड़ मची हुई है कि माँ वो भी वहां जा रहा है तो मैं भी तो जाऊंगा तो जरूर। तो ये एक जो है वो 8वीं से के बाद ही बच्चे को बाइफरकेट कर देने से क्या हो जाता है कि बच्चे का दूसरे शब्द विषयों से रिश्ता ही नहीं रह जाता था। ये बहुत बड़ा नुकसान जो था इस पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में था, इसको अब हटा करके जो सीबीएसई बहुत अच्छा काम कर रही है। मुझे भी कुछ सीबीएसई की, क्योंकि जहाँ जहाँ स्कूलों में हमारे विद्यार्थी लगे हुए हैं, मुझे भी किन्हीं उसमें जो है वो कमेटीज में काम करने का मौका मिला और उनको गाइड करने का या उनको देखने का मौका मिला, उनके विचारों को सुनने का मौका मिला। क्योंकि यंगर जनरेशन जो है बहुत अवेयर है, हमारे टीचर्स जो हैं बहुत मेहनत से लगे हुए हैं कि ये कमियां हम महसूस करते हैं
हैं बच्चों में, लेकिन ये कमियां आगे समाज में स्कूलों के माध्यम से हट जानी चाहिए इस नई पॉलिसी के माध्यम से। तो ये एक विषय था। फिर एक दूसरे विषय से इतना दूर हो जाते थे हम, दूर से ही पहचान लेते हैं ये मेडिकल वाला है, ये नॉन मेडिकल वाला है, ये कॉमर्स वाला है, और सबसे निकृष्ट ये सोशल साइंसेस वाला है। मतलब सबसे निकृष्ट प्राणी समाज में बेस्ट है तो मेडिकल है, सेकंड बेस्ट है तो नॉन मेडिकल है, उसके बाद अगर विषय मिला तो वो क्या है, वो कॉमर्स है या कंप्यूटराइज जो भी और विषय हैं, और उसके बाद अगर कुछ बच गया, बच्चा कहीं नहीं चला, तो क्या करते हैं, तो सोशल साइंसेस ही ले ले, तो सामाजिक ही ले ले, पॉलिटिकल साइंस ले ले, इकोनॉमिक्स ले ले, तो वो सोशल साइंसेस में बच्चा आ जाता है। लेकिन अब ये हम नहीं समझे कि ये जो सोशल साइंसेस, इकोनॉमिक्स, लैंग्वेजेस, यही तो मूल विषय थे जिनको हमने निकृष्ट करके, और जो बच्चे कहीं नहीं चलते उनको उसमें डाल दिया, और आगे जा करके वो पहले ही कॉम्प्लेक्स का शिकार कहाँ से हो गए, स्कूल से हो गए, फिर कॉलेजों में जा करके हो गए, और उसके बाद रही सही जो कसर थी वो समाज में जो संविधान नौकरियों का था, सर्विसेज का था, या अपॉर्चुनिटीज जो जॉब की थी, उसमें वो क्या हो गए, वो बैक बेंचर्स हो गए उसमें। तो ये सारी व्यवस्था क्या थी, ये सारी व्यवस्था समाज के एक बड़े तबके को अननेसेसरीली डिप्रेशन में डालने की थी, जबकि यही हमारे समाज की रीढ़ विषय है, इन्हीं को ही हमने निग्लेक्ट करके रखा हुआ था। और जो अगर पढ़ाया भी जाता था उसमें कितना का बांट सकते हैं समाज को, वो विषय ज्यादा पढ़ाए जाते थे। सोसाइटी के नाम पर ये प्रबुद्ध समाज की कल्पना किसी ने नहीं बताई। ये वेद का समाज हमारा नाना वेश भाषा विवाच सम यत्र विश्व भवति एक नीड़म, कि नाना भाषा बोलते हुए भी हम कितने एक घोंसले के समान, जैसे पक्षी रहते हैं एक घोंसले में, हर एक अपनी चूचू करता है, तो उस तरह से हम नाना भाषा विवाचसम, हमारा वैदिक ऋषि कहता है यत्र विश्व भवति एक नीड़म, जहाँ पे विश्व जो है वो एक घोंसले के समान हो जाता है। ऐसे समाज की हमारी विश्व बंधुत्व की भावना की कल्पना जो थी, उसको हमने क्या कर दिया, भाषा भाषा में बांट दिया। कहीं 2 भाषा फार्मूला लगाएंगे, कहीं हम 3 भाषा फार्मूला लगाएंगे, कहीं हम जो हमारा क्षेत्रीय भाषा का फार्मूला होगा, जो उसको पढ़ेगा तो उसके नंबर ही काउंट नहीं करेंगे, उसको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो ये कितना बड़ा कुठाराघात है हमारे समाज के ऊपर, कि मैंने अपनी भाषा अगर पढ़ ली, मैंने अपनी भाषा अगर पढ़ ली, मैंने अगर सपोज मैं पंजाब से आती हूँ, मैंने अगर पंजाबी भाषा पढ़ ली, आज मैं फख्र से कहती हूँ, लोग मुझे कहते हैं आपको पंजाबी आती है, आपको हिंदी आती है, आपको क्या आता है, आप अंग्रेजी में बोलोगे, तो मैं कहती हूँ नहीं, मैं उस भाषा में बोलूंगी जिसमें मेरे देशवासी मेरी बात को समझेंगे और ग्रहण करेंगे। मुझे यहाँ अंग्रेजी का इम्तिहान नहीं देना, दो आई हैव प्रिपेयर्ड माय लेक्चर ऑल इन इंग्लिश, बट मुझे स्लाइड्स दिखा करके मुझे महान नहीं, मुझे कोई तमगा नहीं चाहिए, मुझे आपस की बात करनी है, क्योंकि हम एक किसी बहुत गंभीर विषय पे एकत्र हुए हैं, और हम उस गंभीर विषय को, वो सारी कमियों का हम निराकरण अमूल चूल करना चाहते हैं। ये हमारा मिशन है अब का, ना कि भाषा हमारा मिशन है। तो मैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की पढ़ी हुई, मैं किसी कॉन्वेंट की नहीं पढ़ी हुई, ना मैं किसी ऐसे कोई बहुत मॉडल स्कूल की पढ़ी हूँ। मैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से मैंने अपनी 10वीं की परीक्षा पास की थी, पंजाबी विषय पढ़ के। मुझे आज भी उस बात का फक्र है, मुझे उस बात का आज भी फक्र है कि मैं अपने पंजाब की पंजाबी भाषा में सिर्फ मुझे आती नहीं है, मैं क्वालिफाइड भी। तो हम क्यों नहीं अपनी भाषाओं में क्वालिफाई होकर के अपने को फख्र महसूस करते हैं। तो ये इस जो नीति की एक विशेषता है, इस पे विशेष सब लोगों ने ध्यान देना है कि ये बहुत ही विचारणीय विषय है, और ये हमारा, इसमें हमें सांस्कृतिक
जो हमारी धरोहर है वो हमारी संस्कृति है, इसमें परिलक्षित होती है। हम अपने वैल्यूज को इसके माध्यम से क्या करते हैं, हम इनके माध्यम से अपने वैल्यूज को स्प्रेड करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। फिर उसके बाद उसका हायर एजुकेशन का एक एम और क्या था कि रिकमेंडेशन फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो हम मल्टी डिसिप्लिन पे जा करके हायर एजुकेशन तक लेके जाएं, 8वीं 10वीं तक नहीं, हायर एजुकेशन तक। अब आपको मालूम है, पीछे मैं न्यूज में पढ़ रही थी कि MBBS की किताबें जो हैं उनको भी हिंदी में उपलब्ध कराया जाएगा और दूसरी भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। तो क्या दिक्कत है? पहले क्या आयुर्वेद हम दूसरी भाषाओं में नहीं पढ़ रहे? आयुर्वेद क्या हम संस्कृत में नहीं पढ़ रहे? आयुर्वेद अथर्ववेद जिसका मूल है, तो वो क्या हम वैदिक भाषा में नहीं पढ़ रहे? तो अब अगर उसको फिर से संस्कृत या हिंदी या क्षेत्रीय भाषाएं, चाहे वो दक्षिण भाषा हो, चाहे वो बांग्ला हो, चाहे वो कोई भाषा हो, अगर उसमें हम फिर से अनुवाद कर रहे हैं तो उसमें दोष क्या है? मतलब तो सब्जेक्ट ज्ञान से मतलब है, ना कि हमको पिष्ट पेशन करना है, किन्हीं 4 चीजों की 4 वोकैबुलरी वही तैयार करके उसके बीच में रहना है। तो इसके लिए एक जो करिकुलम जो थे, जो मस्ट होंगे, अब मैं उनकी बात करूंगी कि इनका बेनिफिट क्या होगा। इनका बेनिफिट ये होगा कि कुछ करिकुलम जो है उसको मस्ट कर दिया गया है कि ये तो सबको जरूर आने चाहिए, एटलीस्ट 12वीं तक तो जरूर आने चाहिए। कॉलेज ऑप्ट करे, बहुत अच्छी बात है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक हायर एजुकेशन का इंस्टीट्यूट बने जिसमें कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी एक्टिविटी जो है जिसमें जरूर हो। तो ये एक अब चल रहा है। तो उसके लिए क्या बनाया जाएगा? क्लब किया जाएगा कई विषयों को, कई इंस्टीट्यूट्स को क्लब किया जाएगा, क्योंकि हर विषय के लिए हर इंस्टीट्यूट जो है उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं भी हो सकता। तो ऐसे में क्या बनेंगे? क्लस्टर इंस्टीट्यूट्स बनेंगे। तो क्लस्टर इंस्टीट्यूट में ये होता है कि आपके ज्ञान का, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का मुझे फायदा हो, मेरे ज्ञान और मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर का आपको फायदा हो। MOU साइन करने के लिए हम विदेशी यूनिवर्सिटी से चले जाते हैं, लेकिन MOU साइन जो है वो हमारी क्लस्टर यूनिवर्सिटीज हमारे विद इन द बॉडी हमारे पास नहीं बनती हैं। तो नई एजुकेशन पॉलिसी में एक ये बहुत बड़ी बात देखने को आएगी कि हमारे क्लस्टर इंस्टीट्यूट्स बनेंगे हायर एजुकेशन के लिए, और जिस जिस दिशा में भी, जिस जिस जिले में भी, जिस जिस स्टेट में भी जो है उसमें विद्यार्थियों की अप्रोच हो सके, आना जाना आसान हो सके। नहीं तो आज क्या होता है, एक कॉलेज का विद्यार्थी दूसरे कॉलेज में जा ही नहीं सकता। हमारे पास नॉलेज बैंक ही कोई नहीं है। अब जाकर के UGC ने रिसर्च, बड़ी बात ये एक चीज मैं और कहने जा रही हूँ कि रिसर्च ओरिएंटेड हमारा कभी ब्रेन रहा ही नहीं। किसमें? अपनी नीति में नहीं, इस कोठारी नीति। इसमें रिसर्च के लिए हमने गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। जितना हमने पढ़ा दिया आप उतना पढ़िए, जो हमने कर दिया टीचर ने उतना ही उसकी परीक्षा में होएगा, और उसी लेवल में आपने उसी को पास करके उसी से निकल जाना है। अब इससे क्या नुकसान हुआ कि हमने सारे दिमागों को, कोई अच्छा भी चलने वाला था उसको भी हमने क्या कर दिया? ब्लॉकेज कर दिया। हमने अच्छा सोचने के लिए बच्चे को छोड़ा ही नहीं कि यही सिलेबस है, बस इसी में करना है, इसके आगे आपको जाना ही नहीं। क्यों नहीं आगे जाना? तो अब इस शिक्षा नीति में ये विचार किया गया है कि हर एक की इंडिविजुअल ग्रोथ हो। हर व्यक्ति जो है एक क्लास में इंडिविजुअल उसकी ग्रोथ हो। जैसे मैं उदाहरण देती हूँ, हम लोग क्योंकि म्यूजिक के हैं, म्यूजिक में जरा ज्यादा गुंजाइश है उदाहरणों की हमारे पास। तो उसमें क्या है कि हम क्या करते हैं, एक बंधी हुई बंदिश हम करवाते हैं। एक बंधी हुई बंदिश करवा करके बाद में क्या कहते हैं कि ये हूबहू आपको आना चाहिए, है ना। लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर तो अच्छे टीचर हैं तब तो ये भी बर्दाश्त करते हैं, बच्चे ने अगर अलाप बहलावा और तान बना ली है उसको अप्रिशिएट कर दें, या उसको करेक्ट कर दें, या उसको एनकरेज कर दें।
नहीं तो हम क्या कहते हैं, जो कॉपी में 3 लिखाई थी वो सिलेबस के लिए काफी है, उससे ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। तो हमारे सब्जेक्ट में गुंजाइश है, हम उसको उतना बच्चे को खुलने को देते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स में भी ऐसे गुंजाइश है। इन जो इतने आयाम हैं, इतने जो स्कोप हैं, उनको तलाशा जाएगा और उसमें बच्चे की इंडिविजुअल ग्रोथ होगी। तो ये इस एजुकेशन का और इस क्लस्टर सिस्टम जो है, क्लब्ड सिस्टम जो है, इसका ये लाभ होगा। फिर इसमें जो मेन विषय हैं वो हम ये बताते हैं कि वो मेन विषय उसमें जो है वो क्या क्या। अब ये पॉलिसी आज से नहीं चल रही, जैसे मैडम ने अभी जिक्र भी किया था, 86 से हम कोशिश कर रहे थे लगाने की। आप देखिए कहाँ 86 और कहाँ 2020, कितने साल हमने लगा दिए। हमने 40 साल विचार करने में लगा दिए, 2 जनरेशन खराब कर दी हमने इसमें। कितना नुकसान हो गया होगा। तो ये 86 से चल रहा है, पॉलिसी बदलनी है, पॉलिसी बदलनी है। हम लोग तैयार ही नहीं है, कभी टीचर तैयार नहीं है, कभी स्टूडेंट तैयार नहीं है, कभी अभिभावक तैयार नहीं है कि किताबें नहीं लेनी पड़ेंगी, टीचर्स तैयार नहीं है कि नए सिरे से पढ़ाना पड़ेगा, वही नोट्स नहीं चलेंगे। अब स्टूडेंट्स तैयार नहीं है कि इजी मिल जाता है सब, अब फिर से अपने को भी एफर्ट डालने पड़ेंगे। तो ये निगेटिविटी जो थी वो शायद उसने हमें इतनी जल्दी परिवर्तित होने ही नहीं दिया। लेकिन अब समय आ गया है, क्योंकि हर एक चीज की एक सीमा होती है, हर एक चीज की एक बर्दाश्त करने की भी हद होती है। जब देख लिया कि नहीं ये इतना नुकसान पहले कराई और आगे भी कोई फायदा करने वाली नहीं है, तो अमूलचूल परिवर्तन को हमने क्या किया, उसको विचार किया है, डिस्कार्ड नहीं किया। अभी भी पूरा उससे पहले की नीति हमारी नीति, क्योंकि अभी भी देखो आपने जब कोठारी कमीशन में भी जो भारत में प्रचलित पद्धति चल रही आ रही थी, उसका अमूलचूल नकारा तो नहीं है कहीं भी। वो बात अलग है कि इम्प्लीमेंटेशन जैसा चाहिए था वैसा नहीं हुआ, लेकिन अमूलचूल तो नकारा नहीं है ना। इतने तो निगेटिव नहीं रहे हम कभी भी। अब इस नीति में क्या होगा, चैलेंजेस क्या है कि हमें सब विषयों के साथ दोस्ती करनी होगी, उसका तरीका क्या है, ये चैलेंज है बड़ा भारी। कि अगर कोई विद्यार्थी साइंस का, या मैं मेडिसिन का ही लेती हूँ, अगर कोई मेडिसिन का विद्यार्थी म्यूजिक लेता है, ऑप्ट करता है, या लैंग्वेज ऑप्ट करता है, या लिटरेचर ऑप्ट करता है, तो हम उसको क्या सब्जेक्ट मैटर देंगे, हम उसको क्या सिलेबस देंगे। सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो है वो इस समय ये पड़ी हुई है। क्या हम वही वाला यमन राग और 2 बंदिशें और वो करा करके क्या हम सेटिस्फाई कर देंगे एक साइंटिफिक ब्रेन को? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मंथन करना पड़ेगा। इसीलिए अब कहते हैं कि सिलेबस क्यों नहीं बन पाए, क्यों नहीं इतनी जल्दी सिलेबस बन पा रहे, वो इसलिए नहीं बन पा रहे कि हमने एक सब्जेक्ट ने दूसरे सब्जेक्ट की जरूरत को ही नहीं समझा हुआ। तो ऐसे जब हम पास आएंगे, ऐसी संगोष्ठियां होंगी जिसमें म्यूजिक के साथ लैंग्वेज, लैंग्वेज के साथ लिटरेचर, लिटरेचर के साथ फिलोसफी, फिलोसफी के साथ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के साथ ये सारे एक प्लेटफॉर्म पे कहीं गोष्ठियां होंगी, कहीं विचार विमर्श होंगे, तो ही तो हमें समझ में आएगा कि डॉक्टर को कौन सा म्यूजिक चाहिए। डॉक्टर को आपके आलाप तान नहीं चाहिए, उसको ऐसा म्यूजिक चाहिए जो उसको मानसिक शांति भी दे, उसके दिमाग का संतुलन भी बनाए रखे, और उसका जो क्रेडिट बेस है उसमें भी उसको फायदा हो। ऐसा नहीं है कि वो एक अपना वो तो मेडिसिन इतनी कर रहा है, आपका एक यमन गा करके तो उसको क्रेडिट मिल गए, तो उसके लिए अब सच मानो में कहो तो क्या ये टाइम वेस्ट नहीं होगा? फिर वो अपने विषय में ज्यादा सोच लेगा वो, इससे अच्छा तो ऐसे में जिम्मेवारी किसकी बनती है? ऐसे में जिम्मेवारी उसकी बनती है जिसको अपने अपने विषय का अभी तक ज्यादा ज्ञान है।
तो वो दूसरे विषयों से उनके साथ सांझ करके उन विषयों की टीचर से, कॉलेजेस में तो बहुत गुंजाइश है, आपके पास डिपार्टमेंटों में, यूनिवर्सिटीज में इतनी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये सारा वाटर टाइट हमने अरेंजमेंट कर दिया हुआ है। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से इतनी कोऑर्डिनेशन नहीं है कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के रास्ते से भी निकल जाए। ये यूनिवर्सिटीज में तो, लेकिन कॉलेजेस में फिर भी इस बात की गुंजाइश बची हुई है, कॉलेजेस में कम से कम सारे सब्जेक्ट के स्टूडेंट, एक टीचर एक स्टाफ रूम में तो आकर के बैठते हैं, सारे सब्जेक्ट्स के विद्यार्थी, कम से कम प्रेयर असेंबली तो कभी होती है, कभी कन्वोकेशन होती है, कभी कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, कभी यूथ फेस्टिवल होते हैं, तो कुछ तो एक्टिविटीज होती हैं सबकी। ये कॉलेज की बड़ी भारी जिम्मेवारी है कि उन लोगों ने इन सब दर्द को सहा है, इन सब विषयों की जरूरतों को भी देखा है कि कौन सा विद्यार्थी किस विषय को लेकर के कितना कंफर्टेबल है, कौन सा विद्यार्थी किन विषय को लेकर के कितना अनकंफर्टेबल है। आपको मैं लेटेस्ट डाटा बताऊं, अभी पंजाब के इधर का, कुछ विषयों में एडमिशन हुए ही नहीं, लैंग्वेज के, सोशल साइंसेस के कुछ विषय ऐसे हैं और जिनमें कोई मतलब एडमिशन एक फॉर्म भी नहीं आया हुआ। क्यों नहीं आया? क्योंकि उस विषय की अट्रैक्शन ही हमने खत्म कर दी हुई थी। कोई विषय मेरे पास कोई क्यों आए? मेरे पास को तो तभी आएगा ना कि जब मेरे विषय में कोई खासियत होगी, जब मेरे विषय में कुछ उसको लाभ होगा। मैं कहती हूँ कि धना लाभ चाहे ना हो, उसको सामाजिक लाभ हो सकता है, मानसिक लाभ हो सकता है, शारीरिक लाभ। योग क्यों लोग ले रहे हैं? शारीरिक लाभ तो हो रहा है ना। क्यों योग विषय बन गया आज? जो कि हमारी नित्य प्रति की क्रिया थी, वो हमको घर से करके आकर के फिर कॉलेज में आना था, लेकिन हम नहीं करके आए ना, घर से बिस्तर से सीधे उठ करके कॉलेज में आ गए। इसीलिए क्या करना पड़ा? योग को भी विषय बना करके बताना पड़ा। तो हम अपने विषयों की वैल्यू को हम जब तक उसमें इनकलकेट नहीं करेंगे, तब तक वो विषय चाहे कितना महान हो, चाहे कितना कमजोर हो, वो विषय कभी भी फलेगा नहीं और समाज को कभी भी वो लाभ देने वाला नहीं होगा, बल्कि हम उसकी हानि के कारण हम अवश्य बन जाएंगे। उसकी हानि के हम कारण अवश्य बन जाएंगे कि हमने अपने ही विषय का क्या कर दिया? घात कर दिया। अपने ही विषय के हम घातक हो गए। अब इसी तरह से फिर आगे क्या था इस विषयों में? अब कंपल्सरी विषय कौन से होंगे जो स्कूल लेवल से पढ़ाए जाएंगे? लिटरेचर है, म्यूजिक है, लैंग्वेज है, फिलॉसफी है, डांस है, थिएटर है, एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है, और सबसे बड़ा एक जो मुझे बहुत पसंद आया वो क्या है? ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। ट्रांसलेशन ही नहीं करनी आती, कुछ विषय का कुछ विषय बना देते हैं, कुछ अर्थ कुछ होता है, कुछ होता है। मुझे मौका मिला, हालांकि ये कॉन्फिडेंशियल चीजें नहीं बताना चाहिए, मुझे एनटीए में भी जाकर के देखने का मौका मिला, तो वहां ट्रांसलेशन इतना भयंकर ट्रांसलेशन, जिसको विषय का ज्ञान नहीं है तो वो क्या ट्रांसलेशन करेगा? ऐसे ऐसे भयंकर ट्रांसलेशन हुए कि मतलब क्या अचंभा होता है देख करके। तो इसलिए अपने विषय का ट्रांसलेशन भी करना आना चाहिए। और दूसरी चीज इंटरप्रिटेशन। कई बार ट्रांसलेशन वो सब नहीं बताता जो हम उसको भाव से इंटरप्रेट करके, जो हम एक्सप्लेन करके बताते हैं। मुझे ये सब जब नई पॉलिसी चल रही थी तो मेरे जहन में चीजें आई कि अब जैसे हमारे मेन विषय क्या है, मेन ग्रंथ है हमारे नाट्य शास्त्र, संगीत रत्नाकर, संगीत दर्पण, इस तरह की जो पुस्तकें हैं, उन सब में विशेष तौर पे जो मल्टी जो डायमेंशन को छूने वाला विषय है, जो शास्त्र है,
वो है संगीत रत्नाकर। चाहे दक्षिण भारत का संगीत हो, चाहे उत्तर भारत का संगीत हो, चाहे देश का संगीत हो, विदेश का संगीत हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे योग हो, और चाहे वो दर्शन हो, सब विषयों को इस शास्त्र में छुआ गया है। तो मुझे जो मैं ये पढ़ा था ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, तो मैंने इस विकल्प को लिया। तो मैंने सोचा कि मुझे अगर कुछ ज्ञान है तो मैं संगीत रत्नाकर का हिंदी ट्रांसलेशन विद एक्सप्लेनेशन जो है मैं इसको पब्लिश करूंगी, जिसका पहला चैप्टर मैंने टाइप के लिए दे दिया गया है और बहुत जल्दी आ जाएगा। आप उसको पढ़ेंगे, जो लोग संस्कृत नहीं पढ़ पाते आप उसको पढ़ेंगे कि वो पढ़ करके आपको दर्शन भी मालूम होता है, आपको योग 10 चक्र के बारे में भी पता चलता है, अपने शरीर में कितनी नाड़ियां, कितनी शिराएं, और यहाँ तक कि जो पिंड उत्पत्ति प्रकरण है उसमें तो बालक कंसीव कैसे होता है, और कंसीव से लेकर के पहले मास में वो कलल है, दूसरे मास में वो बिंदु है, तीसरे मास में वो एक छोटा सा वो बन जाता है, फीटस बन जाता है, उसके बाद उसके पैर आ गए, हाथ आ गए, कैसे कैसे वो बच्चा जो है वो कैसे बढ़ता है, ये सारा संगीत रत्नाकर बताता है। ये आयुर्वेद की किताबों में नहीं मिलता उतना डिटेल से जितना के संगीत रत्नाकर में मिलता है। और फिर वो बच्चा उसमें कितनी शिराएं हैं, कितनी वो हैं, और मकसद तो वो शारंगदेव का क्या था, उनका मकसद ये था कि मनुष्य शरीर में नाद कब से आता है, मकसद उनका ये था। और उन्होंने उसको कहते कहते पूरा आयुर्वेद, पूरी मेडिसिन कर दी। और जो आज अब यहाँ पे कोई डॉक्टर्स नहीं है शायद जुड़े हुए या मेडिसिन से, जो आज डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड और अपना जो भी सोनोग्राफी और इस सब से आज पता लगा रहे हैं, वो संगीत रत्नाकर में आयुर्वेद के आचार्यों का ग्रंथ पढ़े होंगे, श्री रूल शारंगदेव ने, उनको ज्ञान होगा, वो उन्होंने वहां कह करके रख दिया है कि इस महीने में इतनी की डेवलपमेंट है, इस महीने में इतनी की डेवलपमेंट है, इस महीने में इतनी। सिर्फ फिजिकल नहीं, आज अगर आप डॉक्टर के पास जाइए तो मात्र वो फिजिकल डेवलपमेंट बताता है, लेकिन उसके पिछले जन्म का क्या संस्कार है, वो माता के गर्भ में वो किस बात को महसूस कर रहा है, किस बात को वो सोच रहा है कि मेरे पुराने जन्म का मुझे सब कुछ पता है और अब मैं पैदा हो जाऊंगा तो भगवत भजन में लगूंगा और मैं अच्छे कार्य करूंगा, मैं संगीत का अभ्यास करूंगा, ये वो गर्भ में चिंतन करता है। और ये चीज भागवत में भी कही है, अगर किसी ने भागवत पढ़े होंगे आप लोग तो भागवत में भी ये बात आती है, ये बात गीता में भी कहीं कहीं स्फुट रूप में कही गई है। तो ये सारी चीजें जो है आप देखिए कहाँ कहाँ सारी चीजें मैच आती हैं। और इसी बीच में जब मैं खोजने लगी तो मैंने गर्भ उपनिषद नाम से एक उपनिषद की मुझे जानकारी हुई, उसमें भी ये सारा कुछ जो है वो इस तरह से बताया गया। तो गर्भ उपनिषद का वक्त कब उपनिषद लिखा गया था, कब 12वीं 13वीं शताब्दी में संगीत रत्नाकर लिखा गया था, तो हमारे पंडित शारंगदेव जो है वो इस चीज का ज्ञान रखते हैं। ये मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन हमारे संगीत के माध्यम से पहले भी होती रही है, ये जानने की आवश्यकता है। मैंने इसलिए इस बात को हिंट किया था। तो ये किताब मैं प्रयत्न में हूँ, बहुत जल्दी मार्केट में आएगी। और आप देखिए कि नाना विषय हम कैसे जुड़े हुए हैं सारे विषयों के साथ, कोई विषय एक से अलग नहीं है। और संगीत को आज कहते हैं कि नहीं, इसको कंपलसरी बनाया जाए, स्पोर्ट्स को कंपलसरी बनाया जाए, लैंग्वेज को कंपलसरी बनाया जाए, ये बहुत बड़ी आवश्यकता पहले भी थी, आज भी है। इसलिए वो तो मैथिली शरण ने कहा था, जिसको न निज भाषा न निज देश का कुछ मान है, वो नर नहीं है, पशु निरा और मृतक समान है। तो जिसको अपना देश, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति का ही ज्ञान नहीं है, तो वो हुआ या आहार निद्रा भय मैथुनम च समानम एतत् पशु भी नराणाम। तो आहार, निद्रा, डरना और मैथुन, सेक्स, प्रोजनी, ये तो पशुओं में भी है। तो फिर मनुष्य उससे अलग क्यों है? शिक्षा के कारण। ये शिक्षा है जो मनुष्य को क्या करती है, पशुत्व से मनुष्य की ओर लेके जाती है, और फिर मनुष्यता से देवत्व की ओर लेके जाती है। देवत्व का गुण क्या होता है? सर्व कल्याण,
सबको देने की भावना, सबके लिए मंगल की कामना करना। तभी हम सूर्य, चांद, पृथ्वी, आकाश इन सबको देव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये देते हैं। तो ये दान का गुण जो है, ये मेरी दान की प्रवृत्ति आपके लिए क्या होगी? आपके कल्याण की होगी, और आपके दान की प्रवृत्ति मेरे कल्याण की होगी। तो परस्पर दान प्रतिदान से ही समाज चला करता है। संचय ना करने की प्रवृत्ति, इदं न मम की प्रवृत्ति, ये क्या करती है? ये संचय नहीं करना है हमें, तो सबको उपलब्ध होगा। अगर एक ने संचय कर लिया तो दूसरे को कैसे उपलब्ध होगा? रिसोर्सेस तो वही होते हैं। घर में भी अगर खाना बनता है, एक मेंबर सारा खा जाएगा तो दूसरे तो भूखे ही रहेंगे ना। तो समाज में एक बैलेंस बनाए रखना, ये कौन बताती है? ये सोशल साइंस बताती है। जहां हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, ये सोशल साइंस पढ़ते हैं, वहां हम ये नहीं पढ़ते हम समाज की एकात्मकता, समाज की समरूपता, समाज की समलैंगिकता, कोई भी सेक्स हो, कोई भी हो, और फिर समाज में आयु का भेद ना हो। बच्चा है उसकी भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, महिला है उसकी भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लड़का है उसकी भी रिस्पेक्ट होनी। लड़का कोई फालतू नहीं होता, लड़का पालना भी बहुत मुश्किल होता है, उसको भी एक अच्छे संस्कार से ग्रो करना इज ऑल्सो नॉट एन ईजी जॉब। माताएं जानती हैं इस बात को, महिलाएं बहुत अच्छे से जानती हैं कि जितना श्रम एक लड़की को पालने में लगता है, उसके लिए एक अलग तरह के प्रयत्न हैं, और दूसरा श्रम एक लड़के को पालने में लगता है, उसके तरह के दूसरे तरह के श्रम है। तो ये इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए होता है। नहीं जी हम सबको एक समझते, एक कैसे समझते हैं? परमात्मा ने बनाया ही एक, नहीं तो आप कैसे एक समझ लोगे? हम हर एक को इंडिविजुअल रिगार्ड करते हैं, जैसा वो है, जैसा परमात्मा ने बनाया। बच्चे और नौजवान को कैसे एक समझ लोगे? वो बेचारा 2 कदम नहीं चलता, वो चांद तक दौड़ता है, कैसे एक समान समझ लेंगे? आयु की सीमा है, अपने अपने एनर्जी की सीमा है। तो हर इंडिविजुअल को उसका ग्रोथ मिले, हर इंडिविजुअल को पर मिले, ये नई एजुकेशन पॉलिसी में इस बात पे बहुत विचार किया गया है। इसीलिए स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल कोर्सेज ये जो चलाए हैं, ये मुझे बहुत खुशी हुई। प्रिंसिपल मैडम ने बताया कि आप वोकेशनल कोर्सेज चला रहे हो और बड़े अच्छे से चला रहे हो। मेरी स्किल हायर एजुकेशन में नहीं जाने वाली है, तो मुझे वोकेशनल में कोई चीज समझ में आ जाती है, आई कैन बी द मोर बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी। मुझे एमए करके क्या लेना है? अगर मुझे ग्रेजुएट करते ही किसी वोकेशनल कोर्सेज में मेरी स्किल फैशन डिजाइनिंग में ही हो जाती है, मेरी स्किल ब्यूटिफिकेशन में ही हो जाती है, मेरी स्किल अगर कोई और हाथ का काम करने में हो जाती है, तो एक जो एजुकेशन का जो एक असेंस है, जो मैंने लैंग्वेज से, जो मैंने म्यूजिक से, जो सब चीजों से मैंने एक्वायर किया है, उसके साथ अगर मुझे ये स्किल मेरी रोटी रोजी तो आगे ले जाने, मेरा परिवार तो क्या, मेरा समाज देश में एक सहयोगी होती है, जिसको हम आज किसकी कल्पना करते हैं? श्रेष्ठ भारत की कल्पना करते हैं। और उसको हम किसकी कल्पना करते हैं? अपनी स्वायत्तता की, कि जिसको हम स्वदेशी की कल्पना करते हैं। अगर ये वोकल जो कोर्सेज हैं, वो ये अपने जो वोकेशनल कोर्सेज हैं, अगर हमारी उस स्किल को बढ़ावा देते हैं, तो वोकेशनल कोर्सेज ये क्या है? ये सारे अगर आप ध्यान से देखो तो ये सब आर्ट से जुड़े हुए हैं, ये सब आर्ट से जुड़े हुए हैं। और आर्ट भी जब वोकेशनल में आ जाता है तो उसका किससे संबंध हो जाता है? इंडस्ट्री से संबंध हो जाता है, यही प्रोफेशनल बन जाता है। तो नई पॉलिसी की जो एजुकेशन पॉलिसी है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच यही है कि जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, जितने भी हमारी एजुकेशन है, हम उसको इंडस्ट्री ओरिएंटेड भी बनाएं, ताकि किसी को नौकरी में कोई मेला लग के एम्प्लॉयमेंट ढूंढने की जरूरत ना पड़े। उस बच्चे में अपने आप ही ऐसी स्किल पैदा हो जाए कि वो यूनिट खड़ा करके रख दे, और वो नौकरी मांगने वाला नहीं होना चाहिए, वो 10 को उस काम के लिए प्रेरित करके एक उदाहरण बनने वाला होना चाहिए। बहुत पोटेंशियल है भारत में, बहुत पोटेंशियल है यहाँ के लोगों में, बहुत ज्ञान है यहाँ के लोगों में। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जब ये हमारे यहाँ मैक्स मूलर वगैरह आए, ब्रिटिश कंपनी आई, तो आए तो वो बिजनेस करने ही थे,
घुसे तो बिजनेस के ही माध्यम से, लेकिन जब उन्होंने देखा इनके तो रिसोर्सेज ही बहुत है, यहाँ तो कच्चा माल हर एक चीज का रिसोर्स बहुत है, और इनको और इनकी कल्चर की जड़ें बहुत मजबूत है, तो इन्होंने जाकर के क्या किया ब्रिटिश की महारानी को, कहते जी वहां तो राज नहीं किया जा सकता क्योंकि वहां कल्चर की जड़ें बहुत मजबूत है। तो कहते कल्चर की जड़ें मजबूत है तो ठीक है, उनकी लैंग्वेज पे अपनी इंग्लिश डालो, उनके धर्म ग्रंथों को, जिनको हम आजकल सो कॉल्ड धर्म ग्रंथ कहते हैं, ये सिर्फ धर्म ग्रंथ नहीं, ये सिद्धांत ग्रंथ हैं, ये हमारे लिटरेचर हैं, शाश्वत लिटरेचर हैं, इनको लिटरेचर समझ के पढ़िए। किसी संप्रदाय या किसी धर्म का या किसी कल्ट का उसको उसमें मत उसकी सीमा में बांधिए। जो बात बुद्ध चरित्र में है वो बात वेद में भी है। अब अभी मैं सुन रही थी, कोई कह रहा था वो बौद्ध हो गया, वो ये हो गया, अरे हो ही नहीं सकता। हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी ही रहेगा, भारत भारतीय ही रहेगा। जो बौद्ध में गए वहां क्या नियम अपनाया उन्होंने कि हम संघ में रहेंगे, संघ में चलेंगे, यही है ना, संघ में चलेंगे, संघ में चलेंगे, अहिंसा करेंगे और शांति से रहेंगे, किसी को सताएंगे नहीं, किसी को मारेंगे नहीं। तो वेद भी तो यही कहता है। वेद क्या कहता है? वेद का संज्ञान सूत्र है, संज्ञान सूक्त है। ऋग्वेद का सबसे आखिर का जो सूक्त है, सबसे आखिर के, उसमें 4 मंत्र हैं, तो वो सूक्त जो है उसको संज्ञान कहा है। उसी के आधार पर बुद्ध धर्म का, जो बुद्ध धर्म नहीं मैं कहती, बुद्ध लिटरेचर जितना है उसका आधार वही है। वहां क्या लिखा है? पहला मंत्र है संगच्छध्वम संवदध्वम, हम एक साथ चलें, संगच्छध्वम संवदध्वम, एक साथ हम बोलें, और फिर क्या करें? संवो मनानसी जानताम, हर एक के मन की बात की हम क्या करें? उसकी इज्जत करें। संवो मनानसी जानताम, हम सबके मन की, तो सबके मन की यहाँ दिल की नहीं है, मन है चिंतन। मन शब्द जो है वो चिंतन के लिए आता है कि सब तरह का जितना चिंतन हुआ है उसको हम ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखें। संवो मनानसी जानताम। और फिर क्या कहता है? देवा भागम यथा पूर्वई, तो जैसे जैसे पहले जन्मों के फल स्वरूप देवा भागम, देवताओं ने हमारे भाग में जो लिखा है संजानान उपासते, उसी में हम क्या करें? संतुष्ट होकर के रहें। कितना बड़ा सिद्धांत है। अब ये कहो कि जी हमारा है तुम्हारा, हमारा तुम्हारा कुछ नहीं है, ये हिंदुस्तान का लिटरेचर है, ये हमारा विभिन्न भाषाओं में रचा हुआ लिटरेचर है। इसीलिए अगर हम अपना भाषा भाषी लिटरेचर भी पढ़ने लगें तो भी हम उसी चोटी पे ही पहुंच जाएंगे। ये सारे रास्ते हैं, ये सारे तरीके हैं, तो किसी एक तरीके को तो अपनाएं। और जिस एक फिर आगे वो क्या कहता है? समान आकुति समाना हृदयानि वह, उसका आखिरी मंत्र ये है। मैं बीच के 2 छोड़ती हूँ, समय की भी सीमा है। और वो क्या कहता है? समाना आकुति समानम हृदयानि वह, हमारे संकल्प एक हो जाने चाहिए। आकुति कहते हैं प्रण, समाना आकुति, हमारे प्रण एक हो जाने चाहिए। समाना हृदयानि वह, हमारे सोचने के तरीके अल्टीमेट एक होने चाहिए। और समानमस्तु वो मना, जो हमारा चिंतन है, कहीं हम लेट अस एग्री टू डिसएग्री, हम अनेक विचार वाला होते हुए भी हम कहीं कहीं जो है वो एग्री करें। समानमस्तु वो मना, हमारे मन हमारे चिंतन एक दिशा में होने चाहिए। यथा वह सुसहास्थ, इसी को कहते हैं सुसह। तो हम उस सुसह को लेकर के इस भारत में, इस विश्व में हम रहें, ऐसा हम रहें। तो सुसह, सुसह कहते हैं, सह कहते हैं टुगेदर, सुसह कहते हैं वननेस। एक ट्रेन में जब हम सफर करते हैं तो हम कैसे सफर करते हैं? टुगेदर, हर एक ने अपनी टिकट ली है, अपनी सीट है हर एक की। लेकिन जब हम एक फैमिली में रहते हैं तो हम कैसे रहते हैं? तो ये सह नहीं है, ये सुसह है। हम एक दूसरे की चिंता करते हैं। माता को पिता की चिंता है, पिता को बच्चों की चिंता है, बच्चों को वृद्धों की चिंता है। जहां हम एक दूसरे की चिंता करते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, तो पूरा यूनिट क्या होता है? पूरा यूनिट वन होता है। तो इसको सुसह कहते हैं, इसको वननेस कहते हैं। वननेस कहाँ से शुरू होती है? मेरे से। मैं पहले अपने को तो जान लूं कि मैं क्या हूं, मेरे शौक क्या है, मैं क्या कर सकता हूं।
मैं अपने, मेरे बाद कौन है? मेरा परिवार, मेरे परिवार के बाद कौन है? मेरा मोहल्ला, मेरे मोहल्ले के बाद कौन है? मेरा डिस्ट्रिक्ट या स्टेट, मेरे स्टेट के बाद कौन है? इंटर स्टेट, और फिर बहुत सारे स्टेट जहां मिल गए एक प्रोविंस, एक राज्य, और बहुत सारे राज्य जहां मिल गए एक देश, बहुत सारे देश जहां मिल गए विश्व, बहुत सारे विश्व जहां मिल गए ब्रह्मांड। तो हमारे यहाँ कल्पना जो है, जो दर्शन बताता है, हमारे यहाँ कल्पना जो है वो क्या है? वो एको हम, वो कौन से एक है? अहम ब्रह्मस्मि, ये फिर अपने को ब्रह्म कहता है। और वो कौन सा ब्रह्म है? तत्वमसि, वही तो है वो जो सुपर पावर है। तो उसी सुपर पावर को अपने में पहले महसूस करना, फिर उसी सुपर पावर के गुणों को अपने में आधान कराना, यही शिक्षा का उद्देश्य है। तो जब ये गुण आते जाएंगे तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली जो है, दर्शन भी वहां है, साहित्य भी वहां है, शास्त्र भी वहां है, रस भी वहां है, आनंद भी वहां है। और जब तक आनंद नहीं है तब तक रस नहीं है। तो जहां आनंद और रस होगा वहां निंदा, क्लेश, द्वेष, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? इनके गुण, ये जो रजोगुणी प्रवृत्तियां हैं, ये अपने आप शांत होकर के कम हो जाएंगी, खत्म नहीं होंगी, कम हो जाएंगी। जब सात्विक गुण बढ़ जाएंगे तो ये कम होंगी। तो हमारी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? कि पशुता से मनुष्यता की ओर लेके जाना, और मनुष्यता से हमने कहाँ लेके जाना है? देवत्व की ओर लेके जाना। तो ये सारी चीजें हैं। तो इनमें अब क्या क्या होना है? अब इसमें क्या होना चाहिए? इसमें सबसे पहले तो कौशल, वही जो मैं कह रही हूँ वोकेशनल, कि अपना कौशल क्या है? सिर्फ आकर के भाषण सुन लिया, और भाषण सुन करके या लेक्चर टीचर का सुन करके और फिर उसको रिप्रोड्यूस कर दिया और उसी का एग्जाम करके एक सर्टिफिकेट ले लिया, ये शिक्षा कहाँ लेके जाएगी? ये हमें कहीं नहीं लेके जाएगी, क्योंकि लेके भी नहीं गई कहीं आज तक। नहीं तो इतनी अराजकता, इतनी बेरोजगारी, इतना असंतोष, यूथ, मैं तो कहती हूँ कि ये क्योंकि हिंदुस्तान का यूथ है इसीलिए धन्य है कि सहिष्णु भी है। और किसी का जगह का होता 130 करोड़ की आबादी, 135 करोड़ की, कोई कम नहीं होती। सिर्फ जीरो लगाने से आंकड़े नहीं बढ़ते, एक एक हेड है उसके पीछे, एक एक परिवार है उसके पीछे। तो वो सारे परिवार फिर भी सहिष्णु भाव से कैसे रह रहे हैं, फिर भी कैसे सह रहे हैं? ये हमारे संस्कार हैं पुराने। तो हम उन संस्कारों को, उनकी भी अतिशयता ना होने दें, उससे पहले अपने यूथ को दिशा दें, अपने आने वाले बच्चों को दिशा दें। तो मैं एक अंग्रेजी प्रवर्ब है, मैं पढ़ रही थी, तो हम क्या करें? हम स्टूडेंट्स को तैयार करें, हम स्टूडेंट्स को उनका लेवल तैयार करें, हर भाषा के लिए, हर विचार के लिए, हर दर्शन के लिए, हर तरह के कार्य के लिए। कोई कार्य छोटा नहीं होता। अभी औरतें पढ़ जाती हैं तो कहती हैं कि हम जॉब कर रहे हैं तो कुक रखो। ये अपने में एक, जहां समाज जोड़ती हैं औरतें, एक अन्न के, उससे, अन्न ब्रह्म है ना, तो उस ब्रह्मत्व तत्व से जहां औरतें समाज को जोड़ती हैं और समाज पर राज करती हैं, और जो है हम कर रहे हैं, हम उस शक्ति को छोड़े चले जा रहे हैं। और उससे क्या हो रही है? उससे अराजकता आ रही है, प्रोफेशनलिज्म नहीं बढ़ रहा, उसमें और टूटन बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि सबके इंडिविजुअल टेस्ट हो रहे हैं और सब लोग अपने अपने तरह से मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ वननेस खत्म हो रही है ना कहीं ना कहीं। तो इस तरह से हम अपनी अपनी शक्तियों को भी देखें, अपने अपने कार्य, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये जब एक करने की एक कला को जब हम उसको इंडस्ट्री ओरिएंटेड कर देते हैं तो वो प्रोफेशन बन जाता है। अपने बीच जो कलाएं हैं उन कलाओं को हम पहचानें, उनको हम साथ में विकसित करें, चाहे वो किसी भी तरह का कौशल हो। तो उन कौशल को पहचानना ये नई शिक्षा नीति की एक बहुत बड़ी देन होगी अगर हम इसको इम्प्लीमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर दें। तो इसी तरह से सारी लैंग्वेज है, अब भाषा की तो मैंने कर दिया कि हमारी रीजनल लैंग्वेजेस भी उतनी ही रिस्पेक्टेड होनी चाहिए, उतना ही उनका लिटरेचर, उनका कल्चर, उनका म्यूजिक उतना प्रचार करिए। घर में बैठ करके 2 घंटे गाइए ना अपनी भाषा में, कितना आनंद आएगा दूसरे को भी सुन करके। तो ये होना चाहिए। फिर जैसे ये तक्षशिला, नालंदा, इस तरह के
जो विश्वविद्यालय थे, ये कल्पना है कि यहाँ सर्वांगीण विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट जो है वो ऑल राउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होनी चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ टीचर शब्द नहीं कहा गया, हमारे यहाँ आचार्य शब्द कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो आचरण का निर्माण करता है, क्योंकि वो ऐसी स्किल का निर्माण करता है, आचिनोति बुद्धि, उसमें बुद्धि का निर्माण ऐसा करता है स्किल का कि वो कहीं भी उसकी इम्प्लीमेंट करके वो अपना जीवन यापन कर सकता है। आचिनोति अर्थात उसको इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने का भी वो उसको गुण उसमें देता है। तो ये हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति जो है, ये तक्षशिला, नालंदा, जिनके हम नाम लेते हैं कि वो जो विश्वजयी यूनिवर्सिटीज हैं, तो उनमें इन सब गुणों का विकास था। हम जरूर वहां जाएं, देखें और उन सिद्धांतों को अपनाएं। और उससे पहले जो हमारा लिटरेचर है संस्कृत में, विशेषकर वेद, आज तो उपलब्ध है, ट्रांसलेशन भी उपलब्ध है। और ये सब मैं आपको एक बात जो कर रही थी बीच में रह गई कि वो जब कहा कि यहाँ की भाषा खत्म करो, यहाँ का ज्ञान खत्म करो, तो लोगों ने कहा जी यहाँ का ज्ञान सब जा करके आकर के वेद में आता है। तो कहते हैं वेद खत्म कर दो, जितने वेद के ग्रंथ हैं, चाहे ब्राह्मण है चाहे उपनिषद है, इन सबको क्या कर दो, जला दो, वहां से उठा के ले आओ, फाड़ दो, फेंक दो। ये सारा अत्याचार हम पे हुआ। तो रिपोर्ट पता है क्या गई? रिपोर्ट पता है क्या गई? कहते जी कि ये नहीं खत्म हो सकता। कहते क्यों? किताबें तो आप जला रहे हो, या वहां से उठा उठा करके विदेश में जर्मन में जहां तहां चली गई, तो फिर क्यों नहीं खत्म हो सकता है? कहते यहाँ के लोगों ने मुझवानी याद कर रखा है सारा कुछ, लोगों को चारों वेद, लोगों को ब्राह्मण, 18 पुराण, लोगों को गीता, रामायण, क्या क्या लोगों को यहाँ लोगों ने तो कंठस्थ कर रखा है। आप एक बार खत्म करिए, दे कैन प्रोड्यूस, आप एक वेद खत्म करिए, दे कैन प्रोड्यूस कॉपीज एंड कॉपीज एंड कॉपीज ऑफ इट, बिकॉज दे नो बाय हार्ट। तब जाकर के मैक्स मूलर जो जर्मन विद्वान था, उसने ये देखा कि फिर इसको पढ़ के देख लेना चाहिए, इसमें है क्या। और जब वो पढ़ने लगे तो उन्होंने 8 वॉल्यूम में सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट नाम से किताब लिखी। 8 वॉल्यूम है। आज भी हमारी जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरी हैं उनमें, एनसाइक्लोपीडियाज में ये किताबें जो हैं लाइब्रेरीज में हैं। तो इस तरह की किताबों पर भी बच्चों को प्रेरित करें कि देखिए, पढ़िए। लोगों ने बाहर बाहर के लोग आकर के यहाँ हमारी चीज के भक्त हो गए, मुरीद हो गए हमारे। तो हमें क्या ज्ञान था, हमें क्या बात थी, एक बार तो देख लें। अच्छा है अपना लें, नहीं अच्छा है नकार दें, मगर दूर से बिना देखे नहीं, बिना समझे नहीं, बिना किए नहीं। तो ये मैक्स मूलर का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। 8 वॉल्यूम में लिखा, इतने बड़े वॉल्यूम में, सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट करके, और हर किताब को उन्होंने उसमें उसका उल्लेख किया है। सो दिस इज हाउ द एजुकेशन वी वांट। अब ये सबका आपस में संबंध हो, कुछ कुछ कोर्स, तो इसमें डिजाइनिंग की हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी होगी। जैसे मैंने बताया, शारंग देव का उदाहरण दिया कि उन्होंने जो संगीत रत्नाकर लिख दिया, अब चाहे उसको साइंस का विद्यार्थी पढ़ ले उस टेक्स्ट को, चाहे जो संगीत का विद्यार्थी है वो पहले वाले चैप्टर के दूसरे पोर्शन को पढ़ ले, जिसने अलंकार सीखने हैं वो अक्षम प्रकरण को पढ़ ले, जिसने डांस सीखना है, डांस में महारत करनी है, वो 7वां अध्याय पढ़ ले, है ना। तो इस तरह से हमारे शास्त्र जो हैं वो सारे क्या है, वो सारे इंटरडिसिप्लिनरी एक्चुअली हैं। तो हमें उस ओरिजिनल जो हमारा लिटरेचर है, हम बजाय आज भी फिलोसफी पढ़ाते हैं, आप देखिए फिलोसफी में षट दर्शन नहीं पढ़ाए जाते कहीं भी। फिलोसफी का स्टूडेंट क्या जाके पढ़ता है, कार्ल मार्क्स की, फलाने की, ये सब फिलोसफी पढ़ करके वो एमए फिलोसफी कर जाता है। उसको भारतीय दर्शन के नाम का दर्शन का भी अर्थ नहीं पता हो। तो कम से कम हम ग्लोबलाइजेशन के युग में उन चीजों को भी देखें, और जो अपने पास अपनी संपत्ति है उस चीज को अवश्य ध्यान में रखें। ये कहती है हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी। तो इस कोर्सेज को डिजाइन करने के लिए हमको जो लोग विद्वान हैं जहां जैसे, उनकी मदद लेनी चाहिए। उनकी मदद से ऐसे कोर्स डिजाइन करने चाहिए कि अगर दूसरे सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट में विद्यार्थी जाता है तो वो ऐसा कुछ लेकर के जाए कि नहीं, अपना विषय तो मैंने जो चुना है वो करूंगा, इसको मैं लाइफ लॉन्ग चलाऊंगा।
तो ऐसा अगर करेगा तो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से और हमारे संस्कृति जो हमारी असली मूल जो है हमारी संस्कृति, उससे हम मजबूत रहेंगे। और भारतवर्ष को खतरा कोई नहीं है कहीं किसी से, बिकॉज हमारी जड़ें बहुत मजबूत है, हमारी संस्कृति बहुत मजबूत है, हमारे विचार बहुत मजबूत हैं। इसलिए कोई जर्रा आता है या बलबला कोई आता है, ज़ुलज़ला आता है, छट जाता है, मगर उसके बाद फिर हम निखर के ही आ जाते हैं। तो ये विशेषता है भारत की। चाहे वो 40 साल लग गए हमें नई नीति लाने में, तो जब हम नई नीति ले आएंगे, अब उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, उसके रिजल्ट देखेंगे, तो ये 40 साल इतिहास में किस गर्त में चले गए याद भी नहीं रहेगा किसी को। तो इसीलिए समय है आज भी हम अपने उसको पहचाने, अपने मूल को जाने और अपनी मूल शिक्षा नीतियों को, शिक्षा संस्कृति, इसके लिए एक बड़ा अच्छा वो है उपनिषद, उसमें शिक्षावल्ली नाम से है चैप्टर, 3 चैप्टर हैं उस उपनिषद के, 3 वल्लियां हैं। तो पहली जो है वो शिक्षावल्ली है, अगर उसको हम पढ़ लें, संस्कृत इंग्लिश सब जगह ट्रांसलेशन उसका मिलता है, मैं तो समझती हूँ उस शिक्षावल्ली को अनिवार्य कर देना चाहिए। अब स्नातक, स्नात, शिक्षा के नियम, शिक्षा का रूटीन, शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसे निभाने, वो सारा कुछ जो है वो उसमें दिया गया है। अगर कहीं मौका मिलेगा तो मैं सिर्फ शिक्षावल्ली के ही अध्याय को कभी चर्चा अवश्य करूंगी, जहां भी मुझे मौका मिलेगा। तो आप देखें कि नई शिक्षा में हमें उससे कितनी मार्गदर्शन, उससे कितना होगा, समाज को कितना मार्गदर्शन होगा। उसमें वो पहले टीचर को कहता है कि मैं कैसा होना चाहिए, मैं बहुश्रुत होना चाहिए, और मेरा अध्ययन इतना होना चाहिए, शरीर मेरा स्वस्थ होना चाहिए, वाणी जो है वाचा में मधुमत्तमा, वाणी मेरी मधुरतम होनी चाहिए कि मैं बोलूं तो दूसरा सुने, और फिर कर्णाभ्याम भूरि विश्रुतम, कानों से मैं बहुत ज्यादा सुना हुआ होना चाहिए, बहुश्रुत होना चाहिए। और तब ऐसा जब मैं हूं तो आम आयंती ब्रह्मचारिणा, तो मेरे पास ब्रह्मचारी का मतलब ज्ञान का जो इच्छा करने वाले हैं, उत्सुक लोग हैं, वो मेरे पास आए, सिर्फ आए नहीं, मेरे पास आकर के रहें, मेरे पास आकर के चर्चा करें, मेरे पास आकर के आनंदित हों, मेरे पास आकर के कुछ लेके जाए। तो ये क्रम एक दिन का नहीं होना चाहिए, तो ये ऑटोमेटिक होना चाहिए। तो कहते हैं कैसा ऑटोमेटिक, यथा आपा प्रवायन्ते, कि जैसे जो है पानी ऊपर से नीचे की ओर आता है, वैसे ही विद्यार्थीगण मेरे पास आने चाहिए, मैं ऐसा ज्ञानवान होना चाहिए। तो इस तरह की जो नीतियां हैं, इस तरह की जो नई पॉलिसी है, वो इन सब चीजों को लेकर के चलेगी। तो मैं समझती हूँ कि हम बहुत कामयाब, सिर्फ कामयाब नहीं, बिल्कुल सफल होंगे, होलिस्टिक डेवलपमेंट होगी, बच्चों को हम इक्विप्ड कर पाएंगे किसी स्किल से, और फिर उनको अपडेट, जो मॉडर्न आज जरूरत है हम उसको भी नहीं भूल सकते, जो आज मॉडर्न जो हमारे चैलेंजेस हैं उसके साथ उसको मैच करना भी हम उनको सिखाएंगे। और यूनिवर्सिटीज को हम इंडस्ट्री ओरिएंटेड हमेशा बना करके रखेंगे तो रिश्ता रहेगा। नहीं तो यूनिवर्सिटी कहाँ जा रही है, इंडस्ट्री कहाँ जा रही है, कुछ ज्ञान नहीं, बच्चा पढ़ के जाता है। पहले तो पता है कई बच्चे क्या कहते हैं, जो MBA वगैरह पास करके जाते हैं, कि जो हमने पढ़ा था कोई काम नहीं आया। हमें क्या काम आया, हमें वो काम आया जो हमने इंडस्ट्री में मार खा के सीखा वहां पे। तो मार खाने के काबिल हम बच्चों के नहीं छोड़ेंगे, हम इंडस्ट्री ओरिएंट एजुकेशन दें, ताकि बच्चा जो है वो यहीं से इंडस्ट्रीज आ करके यूनिवर्सिटीज में उसको उठाएं। तो इससे बहुत एक बड़ा एक जो है वो ब्रिज बनेगा हमारा इंडस्ट्री के साथ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का। तो इसी तरह से उसको सबसे बड़ी बात ये है कि उसको हम एक अंडरस्टैंडिंग दें कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने आप को कहाँ रखना है, वो खुद सोच करके उसमें आ सके। मैं अंत में, मेरा ख्याल समय ज्यादा हो गया, तो मैं एक बात कहूंगी। एक चाइनीज कोटेशन थी, वो कहते हैं व्हेन द स्टूडेंट्स आर रेडी, टीचर एक्सप्लेन्स। जब स्टूडेंट्स रियली
जब स्टूडेंट्स क्या हैं वो तैयार हैं सुनने के लिए, तो टीचर एक्सप्लेन्स, तब टीचर लेक्चर देता है। तो कहता है व्हेन द स्टूडेंट्स आर ट्रूली रेडी, व्हेन स्टूडेंट्स दे आर ट्रूली रेडी, देन टीचर डिसअपियर। कितनी बड़ी बात है कि जब वाकई ही स्टूडेंट बन जाएगा, फिर वो अपने रास्ते खोजने लगेगा। सो देन ही डज नॉट नीड एनी टीचर। तो हमने उस लेवल पे बच्चों को तैयार करना है कि गोदी में ही नहीं बिठाए रखना है, एक लेवल तक ला करके उनको अपनी स्किल जो है उसको फ्लरिश करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, उसको जो है वो आगे आने के लिए समाज में कैसे अपने को एस्टेब्लिश करता है, उसके लिए क्या कहते हैं कि व्हेन द स्टूडेंट इज ट्रूली रेडी, सो देन टीचर डिसअपियर। टीचर का रोल उस समय ये होता है कि फिर वो क्या हो जाता है, वो कहता है उस समय स्टूडेंट जो होता है वो क्या हो जाता है, वो स्वयं शिक्षक हो जाता है। हमारे यहाँ स्वयं शिक्षक का वो कंसेप्ट है, स्वयं शिक्षक हो जाता है। और इसकी एक कथा आती है उसमें कठोपनिषद में। तो वहाँ कठोपनिषद, इसी 33 उपनिषद में तीसरी वल्ली है भृगुवल्ली। तो वहाँ भृगु जो है वो अपने पिता वरुण के पास जाकर के कहता है अधीहि भगवो ब्रह्म इति, तुम मुझे ब्रह्मत्व का ज्ञान का उपदेश दो। तो फिर वो मल्टीपल उसको चॉइस देता है कि ये चीजें तो हैं, इनमें अगर खोज लोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। तो कहते खोजोगे कैसे, तो कहते तमसा ब्रह्म जिज्ञासस्व, तो तुम तप के द्वारा उसको खोजो, ऐसे नहीं आएगा, विद्या तप से आती है हमेशा, तो तप के द्वारा उसको खोजो। तो कहते हैं वो कई दिनों पे जाके तप करता है, तप करके वापिस आता है, तो आकर के कहता है कि जो आपने बताए थे कि जिससे लोग पैदा होते हैं, जिसके कारण जीवित रहते हैं और फिर अंत में जिसमें ही लीन हो जाते हैं, जिसके बिना दुनिया नहीं चलती, वही ब्रह्म है। देखिए कितना प्रैक्टिकल अप्रोच थी उस समय हमारी एजुकेशन की। अब वो जाकर के कहता है, जब उसने तप किया, जाकर के देखा कि कौन सा ऐसा तत्व है जिससे हमारा जीवन चलता है, जिससे हम जीवन पाते हैं, जिससे हम आगे बढ़ते हैं, समाज में स्थिर रहते हैं, और फिर जिसमें अंत हो जाता है। तो उसने आकर के जवाब दिया। तो कहता है पिताजी से आकर के कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये ब्रह्म की जिज्ञासा थी, तो अन्नम ब्रह्म इति व्याजानात। हे गुरुजी, मेरे पिताजी, मैंने अन्न को ब्रह्म जाना। तो अन्नाद वे इदम जायति, सारी जो है वो अन्न से ही तो सृष्टि पैदा होती है और अन्न खा करके ही बढ़ती है, और फिर जब विनष्ट होती है तो अन्न ही छोड़ करके विनष्ट होती है, और फिर अन्न में ही जाकर के पृथ्वी में ही लीन हो जाता है बॉडी। तो अन्न ही तो है ब्रह्म। इसका मतलब मूल जो संसार का है वो क्या है, अन्न से ही चलती है सृष्टि। उसने कहा ठीक है। थोड़े दिन के बाद फिर आए, फिर कहते हैं अधी ही भगवो ब्रह्म इति, मुझे ब्रह्मत्व बताइए। कहते क्यों, कहते अन्न खा करके तो ब्रह्मत्व नहीं मिला, ये तो मैं अन्नमय कोश तक ही रह गया, खा लिया सो लिया, खा लिया सो लिया, तो पशु भी ऐसा था, मेरे में क्या फर्क आया। फिर उन्होंने कहता तपसा ब्रह्म जिज्ञासा, वही क्लू है, मल्टीपल क्वेश्चन वही है, मल्टीपल चॉइसेस भी वही हैं, करो। फिर उसने क्या कहा, थोड़े दिन के बाद जाके कहता है प्राणम ब्रह्म इति व्याजानात, मैंने प्राण को ब्रह्म जाना है। तो अन्न खा के तो थोड़े दिन ना खाओ तो भी चल जाता है, लेकिन सांस नहीं अगर आती, प्राण नहीं अगर आता, तो आदमी नष्ट हो जाता है। तब उसने प्राण को ब्रह्म जाना, बताया नहीं था उसने, तप से जाना है। अब फिर तप से फिर कहता है, फिर जिज्ञासा होती है आगे कि अधी ही भगवो ब्रह्म इति, मुझे ब्रह्मत्व का ज्ञान दीजिए। ये प्राण भी तो प्राणायाम कर करके ऋषि मुनि कितनी कितनी देर तक रोक लेते हैं, तब भी वो जीवित रह जाते हैं। इसका मतलब प्राण ही तो सब कुछ नहीं है, उसके आगे कुछ और है। वो कहते हैं जब अन्न और प्राण का शरीर होता है तो एक व्यवहार बीच में मन नहीं होता, ये भी तो चलता है। तो प्राण को कौन चलाता है, शरीर को, हाथ पैर अगर मन नहीं होगा तो हाथ यहाँ से यहाँ उठ के राजी नहीं होता। तो ये मनस तत्व है उसके बीच में। तो उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब उसको मन को कैसे साधना है, मनस तत्व कहाँ है, कब वो आता है, कैसे वो हमको चलाता है, कैसे उसके नष्ट होने पर
मनुष्य नष्ट होता है, जीवित रहता हुआ है मन के नष्ट होने पे नष्ट हो जाता है। तो ये उसने, उसकी अपनी खोज थी, उसने आकर के पिताजी को बताया। तो कहते हैं कि अधीहि भगवो ब्रह्म इति, कि मन में भी बहुत सीमाएं हैं। मन तो मनेव मनुष्यानाम कारण बोध बंधनम, मन ही तो निराशा भी देता है, मन ही तो आशा भी देता है, ये तो नहीं हुआ अल्टीमेट ब्लिस। तो उन्होंने कहा फिर तप करो, फिर वही मल्टीपल चॉइस उसके पास। अब वो क्या जाके कहता है, विज्ञानम ब्रह्म इति व्याजानात्, जो विविध प्रकार का ज्ञान है वो ब्रह्म है। चाहे वो साइंस है, चाहे वो आर्ट्स है, चाहे वो दर्शन है, चाहे वो कोई, तो जब हमारा मन इन दर्शनों में, इस तरह की एजुकेशन में, इस तरह की उसमें लगता है, तो हम प्रसन्न रहते हैं, थोड़ी देर तक सार्थकता लगती है अपने जीवन की। बोलो ठीक है। तो अब विज्ञान कहाँ आएगा? विज्ञान का संबंध किससे हुआ? मन से एक तत्व और ऊपर उठा तो वहां बुद्धि आएगी। तो बुद्धि तत्व जो है वो पढ़े लिखे होने का, शिक्षित होने का, शिक्षित होने का मतलब क्या है? विवेकशील होने का जो लक्षण है वो बुद्धि से आता है। तो अब उसने बुद्धि तक कहा, फिर कहा कि नहीं, बुद्धि जो है वो साक्षात्कार नहीं करा सकती धर्म का या ब्रह्म का, तो इसके आगे भी कोई चीज है। तो अधी ही भगो, ये मेरे पिताजी मुझे उसका भी ज्ञान दीजिए। वो कहता है तपसा ब्रह्म विद्यास, तो तप के द्वारा ही जानोगे, तप के द्वारा ही जानो। अब वो तप करता है, तब जाकर के वो देखता है, तो वो कहता है आनंदम ब्रह्म इति व्याजाना, आनंद ही ब्रह्म है। तो वो आनंद कैसा है? वो एक सामान्य जन्म का जो अन्नमय कोश में रहता है उसका आनंद खाना पीना ही है। जो प्राणमय कोश में रहता है उसका जीवन मरण इसी में ही आनंद है। जो मनोमय कोश में रहता है वो चिंतनशील है, उसका आनंद उसी में है। और जो बुद्धिवादी है तो वो विविध प्रकार के ज्ञान में, चाहे कोई इंजीनियर है, चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई कुछ है, वो उस तरह के आनंद, उसके ही वो काम करने में ही आनंद में रहता है। तो कहता है लेकिन सर्वतोपरि कौन आनंद में रहता है? कि अपने इन विषयों का आनंद मनाते हुए भी जो चिंतनशील हो करके, जो सबके आनंद की भी जिज्ञासा रखता है, जो सबके कल्याण की भी कामना रखता है, वो सर्व तो आनंद किसका है? तो वो कहता है वो ब्रह्म का आनंद है, वो प्रजापति का आनंद है। तो वो आनंद और ये मेरा जीव, हम आनंद, तो जब आत्म से परमात्मा ये एकात्म स्थापित हो जाता है, वो असली आनंद होता है। तो ये सारी स्टेजेस पार करते हुए वहां तक कैसे पहुंचता है? तो ये कौन सिखाता है? ये हमारी एजुकेशन पॉलिसी सिखाती है, कहानियों के माध्यम से, उपनिषदों में। हमारे इतने लिटरेचर है, किसी भी तरह, आप किसी भी तरह के लिटरेचर में जिज्ञासा रखिए, किसी भी तरह का लिटरेचर पसंद करिए, सब में कुछ ना कुछ जो है वो देने को है। इसलिए भाषा, साहित्य, दर्शन, संगीत, आर्ट, किसी भी तरह की कला के साथ जुड़े रहना, ये हमारे भारतीय मनीषा की एक अपनी जो है वो खोज है। ऋषियों ने बहुत पहले से ही इस तत्व को खोजा हुआ था, तभी तो वो सृष्टि को भी कला ही कहता है। वो कहता है पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति, देखो ये सारी सृष्टि इतनी सुंदर परमात्मा ने रची है, ये परमात्मा की कला है। तो जैसी उसकी कला है वैसे ही आप कल्याणकारी रूप से जो है वो अपने जीवन को जिए। तो यही मुझे समय की मेरा ख्याल मर्यादा बहुत है, मैंने बहुत समय ले लिया, लेकिन कुछ बातें अवश्य थी जो हम सिलेबस कैसे बनाएं, हम इंटरडिसिप्लिनरी लोगों को कैसे उसमें अट्रैक्ट करके, सिर्फ अट्रैक्ट नहीं करना, कुछ उसको ज्ञान प्राप्त हो उससे, ऐसा ये हमारी जिम्मेवारी बढ़ गई है। और टीचर्स की जिम्मेवारी बढ़ गई है कि कैसे अपने सब्जेक्ट को हम प्रेजेंट करें कि दूसरा उसके प्रति, जैसे वो एक निरमा वाले अपनी एक छोटी सी साबुन की टिकिया का इतना एडवर्टीजमेंट करके लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। तो हमारे पास तो हमारे कल्चर के मतलब एक एक तत्व में इतना कुछ है, चाहे वो साइंस है, चाहे वो आर्ट्स है, चाहे वो म्यूजिक है, चाहे वो लैंग्वेज है, तो हम अपने को वॉशिंग पाउडर निरमा से
कम से कम बेहतर रैपर दे करके तो मार्केट में प्रेजेंट करें, ताकि इस नई पॉलिसी में लोगों को हर विषय की महत्ता जो है वो समझ में आए। कोई ये ना कहे ये अच्छा है ये खराब है। जो सब विषयों को एक बार जब पढ़ेगा बच्चा तो अपने लिए रास्ता वो स्वयं निकाल लेगा। तो उस स्वयं सिद्ध की स्थिति में हम बच्चों को उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप करें। यही इस शिक्षा नीति का उद्देश्य है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन में इसीलिए टाइम लग रहा है कि अगर इधर का छोर संभालो तो उधर का छोर खाली रहता है, उधर का छोर संभालो तो उधर का खाली रहता है। कैसे एग्जाम लेंगे, कैसे क्रेडिट मिलेंगे, लोग अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा हिलने की, अपनी अपनी सुविधा छोड़ने की प्रवृत्ति अगर हम अपना लेंगे और थोड़ा थोड़ा नया अपनाने की प्रवृत्ति अगर हम अपना लेंगे तो एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा, एक ब्रिजिंग हो जाएगी सब्जेक्ट से सब्जेक्ट में, इंस्टीट्यूशन से इंस्टीट्यूशन में, रिलीजन से रिलीजन में, स्टेट से स्टेट्स में, लिटरेचर से लिटरेचर में, लैंग्वेज से लैंग्वेज में। तो वो निश्चय ही भारतवर्ष के लिए एक श्रेष्ठ भारत की कल्पना शिक्षा के माध्यम से अवश्य होगी और भारत विश्व बंद होगा। लोग भी यहाँ आकर के फॉरेन स्टूडेंट्स जो है वो तक्षशिला नालंदा की तरह फिर से एडमिशन लेने को लालायित होंगे।